नमस्कार दोस्तों, साइंस की इवनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। सबको गुड इवनिंग दोस्तों। अगर मैं बात करूं क्लास के बारे में तो हम केमिस्ट्री के चैप्टर चल रहा था और केमिस्ट्री में कल मैंने बहुत कुछ आपको बातें बताई जो आपको खुद को पढ़नी थी, समझनी थी और ये याद रखना था कि कौन कौन सी चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है ना दोस्तों। कल मैंने बहुत सी सारणियाँ आपको बनवाई जिनमें कल की क्लास में मैंने आपको ये कह दिया था कि किसी भी तत्व का आप आवेश कैसे याद रख सकते हो, किसी तत्व का अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे याद रख सकते हो, और किसी भी तत्व या परमाणु के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होना चाहिए। इन बातों को मैं डिटेल से आपको समझा चुका था। तो आज की क्लास में जो कल मैंने आवेश बताए थे, चार्ज बताए थे कि मैग्नीशियम पर +2 होता है, सोडियम पर +1 होता है, क्या उनका और भी उपयोग है? इसीलिए मैं उनका कल बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था कि आपको कम से कम इतना तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के साथ पहले तो मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं, वो सुन लो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक आता है समस्थानिक। सबने सुना होगा, क्या बोलते हैं इनको? तो समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप, आइसोटॉप्स समस्थानिक। सबने सुने होंगे, एग्जाम में रेलवे में भी बहुत आते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है समस्थानिक को क्या है क्या नहीं है। मैं डिटेल से आपको बात करता हूं। समस्थानिक बोलते हैं कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व मान लो आप, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। अब आपको हर बात समझ में आ रही है, इसी तरीके से मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं जिससे पुरानी चीजें समझ में आ जाए। ऐसे तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो अलग अलग होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। परिभाषा सुनना, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछता है। मैंने क्या बोला? ऐसे तत्व ऐसे एक काम करता हूं, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व लो, 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, जिनके परमाणु क्रमांक समान, क्लियर, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, बात एक ही है, मास नंबर, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्लियर। तो समस्थानिक के बारे में पहली बात आपको ये पता चली, समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अब डायरेक्ट ये बात समझो, आपको रटना नहीं है कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आप बोलोगे उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। एक और बात सुनो, एक बात दिमाग खोल के इस बात को याद रखना दोस्तों कि समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान है, मतलब तत्व तो एक ही रहेगा उसका। आप समझ लो 3 अगर मैंने लिख दिए जिनके परमाणु क्रमांक समान, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये 1H1 1H2 और 1H3, क्लियर है। अब इनके देखो तीनों के परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं है, और परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है? तीनों समस्थानिक है। इसलिए मैंने ये बोला कि जब इनके परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिकों के बारे में याद रखना कि समस्थानिक के रासायनिक गुण या रासायनिक गुण का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्यों समान होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। ध्यान रखना, तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये काम की बात थी। अब बात आती है, आपसे 2 बातें पूछ ली, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा समझ, एग्जाम में
परिभाषा डेफिनेशन देके भी पूछ सकता है। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे समस्थानिक या आइसोटोप। हाँ, ये बात मैं भूल गया था, ये भी क्लियर रूप से याद रखना, इसकी इंग्लिश 100% याद रखनी है। ठीक है, अब मैं फिर एक बात पे जोर दे रहा हूं, ये ध्यान रखो, मैं वही बातें बोलता हूं जो एग्जाम में। यहां मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बार हम इंग्लिश छोड़ देते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट, लेकिन यहां तुम इंग्लिश भी याद रखोगे। आइसोटॉप भी लिख देगा कभी कभी, समस्थानिक ना लिखकर हिंदी में भी लिख देगा आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? समस्थानिक को। अब बात आती है समस्थानिक के एग्जाम्पल क्या है। ये लो एग्जाम्पल की बात करूं तो समस्थानिकों की मैं एग्जाम्पल बात करूं तो मैं यहां पर अगर मुझसे पूछा जाए, अभी लिखा था वही लिख रहा हूं। एक समस्थानिक लिख दिया मैंने 1H1 1H2 और 1S3, ये लिख दिया। क्लियर? क्या ये समस्थानिक है? बिल्कुल समस्थानिक है। आप कहोगे कैसे समस्थानिक है? तीनों के परमाणु क्रमांक समान है या नहीं? बिल्कुल समान है। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3। इसका मतलब ये क्या है? समस्थानिक। तीसरा तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दोस्त ऐसे देगा कि आपको 4 उदाहरण दे देगा ऐसे लिख के। जरूरी नहीं है तत्व 2 लेके ले ले या 3 ले ले, 2 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है। और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा समस्थानिक है, तो कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख के देगा। रटो मत, कोई उदाहरण रटने नहीं है, ये तो आपको लिखा है समझने के लिए। आपको तो कोई सा भी दे देता, कई प्रकार के समस्थानिक है, आपको कोई भी दे देता, लिखेगा ऐसे ही। आप उसमें देखते जहां परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग हो रहा है, वो सब क्या है? समस्थानिक। अब ये तो पता है ना तुमको, नीचे लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। क्लियर? अगली बात सुनो। और अगर मैं बात करूं, देखो एक बात इस समस्थानिक के बारे में मैंने यहां लिखा है। अब मैं कुछ इनको समस्थानिकों के साथ साथ कुछ अलग बातें भी बोल के जा रहा हूं, है ना? आपसे बात को सुनना। मैंने ये 3 समस्थानिक लिखे हाइड्रोजन के। एक बात हमेशा दिमाग में रखना इस बात को कि अलग से समस्थानिकों का कोई नाम नहीं दिया गया है। जैसे ये तीनों हैं, कायदे से इनको बोलते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक, लेकिन किंतु मगर परंतु एक बात कान खोल के सुन लेना, हाइड्रोजन प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम दिया गया है। समस्थानिकों का क्या नाम दिया गया। इसके अलावा किसी भी समस्थानिक का कोई नाम नहीं दिया। कहने का मतलब समझो, यहां हाइड्रोजन के 1H1 1H2 1H3 तीनों का अलग अलग नाम दिया गया। इसके अलावा जैसे देखो, मैं एक और ले दूं उदाहरण। ये लो एग्जाम्पल दूसरा, सेकेंड एग्जाम्पल। क्या मैंने ये ले लिया C612 C613 और एक ले लिया C614। क्या ये समस्थानिक है? आप बोलोगे कैसे? परमाणु क्रमांक समान है सर और परमाणु भार इनके अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? समस्थानिक। क्लियर? अब ये मत दिमाग लेना सर 12 होती है, बिल्कुल परमाणु भार 12 होता है, 13 14 ये समस्थानिकों में यूज लेते हैं। ये कंडीशनें बनती है जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं। परमाणु भार बोलोगे कार्बन का 12 है, लेकिन समस्थानिकों में 3 बन सकते हैं इसके। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इन तीनों का नाम क्या होगा? कोई अलग अलग नाम नहीं है। इन तीनों को हम ये कहेंगे ये कार्बन के समस्थानिक है, इनका सिंगल कोई नाम नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा समस्थानिक है प्रकृति का जिसके नाम दिए गए हैं। तो आपसे पूछे आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर नाम, तो आ जाओ मेरे दोस्तों। अगर इस समस्थानिक की बात करूं, पहले वाले का क्या नाम दिया गया है, तो मैं एक बात बता देता हूं। लो ये लो, इसका नाम दिया गया है पहले वाले का, इसको बोलते हैं प्रोटियम। चलो क्लियर? दूसरे वाले का जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया है, तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्लियर? और तीसरे वाले का जो नाम दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, तो इसका दिया गया ट्राइटियम। क्लियर है मेरी बात दोस्तों? क्या पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, इनमें से हाइड्रोजन का ट्राइटियम समस्थानिक कौन सा है? ऑप्शन 1H1, सेकंड ऑप्शन 1H2, तीसरा ऑप्शन 1H3। तो आप क्या बोलोगे? 1H3 जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ड्यूटेरियम वाला कौन सा है? 1H2 है। और प्रोटियम वाला कौन सा है? तो आप बोलोगे ये 1H1 है। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको इनके बारे में। अब मेरी बात को फिर गौर करके सुनो। लो चलो, यही मैं कुछ अलग अलग बातें बताते चलूंगा। ये मेरी केमिस्ट्री में ये रहेगा। मैं हर एक टॉपिक को कितना भी लंबा मेरे हिसाब से जहां तुमको यूज आएगा। देखो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको, बहुत चीजें मुझे अपने हिसाब से बतानी होगी, तो मैं आपको बताते चलूंगा। पहली बात सुनो, आप ध्यान रखना,
कि हाइड्रोजन का ये जो ट्राइटियम समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। क्लियर मेरी दास? आप बार बार ये रेडियो एक्टिव तत्व आता है, इसका मतलब क्या होता है रेडियो एक्टिव का, ये समझ ला लूं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकले, उनको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव। कौन कौन सी? अल्फा है, बीटा है और गामा किरणें निकलती, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। अब मेरी बात सुनो, तो क्वेश्चन मिल गया आपको। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का इनमें से कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो क्या बोलोगे आप? बनएस्त्री ऐसा है जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक, जिसका नाम क्या है? ट्राइटियम। क्लियर? अब देखो यह जगह नहीं है तो मैं ऊपर आ जाता हूं, इधर आ जाऊं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन का ये दूसरे नंबर का, इसको मैं बाद में लिख दूंगा, इधर देख लो, है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिख लो? हाइड्रोजन का ये दूसरे नंबर का समस्थानिक है, कौन सा? मैं एक काम करूं, हां, दूसरे नंबर का समस्थानिक कौन सा है? ये 1H2। इसकी बात करूं, ये कैसा समस्थानिक है दोस्तों? तो आप बोलोगे ये, इस समस्थानिक का उपयोग भारी जल में किया जाता है। किस में किया जाता है? भारी जल में। रेलवे, एसएससी भारी जल में उपयोग करते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी जल में इनमें से किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे 1H2 या ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि 1H2 का नाम क्या है? ड्यूटेरियम, आगे लिख दिया है। यह भी बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्तों कि भारी जल का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है भारी जल का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं D2O। और क्या मतलब है? एसएससी का ही पूछा गया क्वेश्चन में, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन बनते जा रहे हैं एक चीज के साथ। हाँ, आगे आते जाएंगे, सब कुछ बातें बताऊंगा मैं, वो बातें आप सुनते जाइए पहले, है ना। मैंने आपसे बोला आप तो सुनते जाइए मेरी बात को। आपने इतने दिन पढ़ के ये तो समझ चुके हो ना आप कि सर 90% तो चीज को करा देते, 10% नहीं भी कराते तो हम कर लेंगे। मैं तो पूरा 100% नहीं बोल रहा, लेकिन अब तो विश्वास है, तो इसका मतलब आप किस पे ध्यान दो? पढ़ाई पर। ठीक है, तो मैंने कहा एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भारी जल में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे भारी जल में 1H2 का किया जाता है। भारी जल क्या है? जो परमाणु भट्टी वगैरह होती हैं, अगर मुझसे पूछा जाए नाभ की अभिक्रिया, उनके अंदर अगर मुझसे पूछा जाए, उनके अंदर भारी जल का उपयोग किया जाता है। इस जल को भारी क्यों बोला? देखो सुनो, आप सबको मैं बता दूं, एक तो होता है H2O जिसको साधारण जल बोलते हैं, और एक क्या होता है? D2O, इसको भारी जल बोलते हैं। अंतर क्यों है भारी जल? क्योंकि आपसे कोई पूछे कि इसको भारी जल क्यों बोलते हैं, तो आप कहोगे भारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा होता है साधारण जल की तुलना में। अब तो आप जानते हो अणुभार कैसे निकालते हैं, आपको पता है, कल ही हमने निकाला था। अब देखो कायदे से, अब बार बार, कल तो मैंने तरीका बता दिया, अब जरूरी नहीं है इतना तरीके से। आप तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कितने? 2, तो 2 हो गए। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 + 16 कितना हो गया? 18। भारी जल लो, ये ड्यूटेरियम है, और आपको पता है ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है। अरे होता है, तो कितने हैं ये? 2, तो 2 का इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 4, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 कितना हो गया? 20। क्या साधारण जल की तुलना में ये भारी नहीं है क्या? इसलिए भारी जल है। लो, बहुत बार आप पूछते सर भारी जल क्यों, तो इसलिए भारी जल बोलते हैं। बात समझ में आई? तो आज के बाद गलती तो नहीं करोगे। तो आज के बाद ऐसा भी हो सकता है तुमसे दोस्त को ये पूछा जाए कि भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई भारी जल का अणुभार 20 होता है। कितना होता है? 20। और साधारण जल का पूछे तो क्या बोलोगे? 18। क्लियर? अगली बात फिर सुनो। एक मैंने कहा ये 1H1 है, ये तो मैंने कहा इसका उपयोग किस में होता है? साधारण जल में। चलो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपको क्लियर रूप से पता है। ठीक है, अब देखो, एक मैंने एग्जांपल लिया था सेकंड, उसको भी लिख दूं। ये लो, एक समस्थानिक का एक और उदाहरण देख लो। ये होता है C612, C613 और एक होता है C614। पढ़ा था पहले। तो ये बोलो क्या समस्थानिक है? आप बोलोगे बिल्कुल सर समस्थानिक है। क्लियर? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग है। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लो। इनमें से ये C614 समस्थानिक है। कौन सा है? C614। इसके बारे में याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इस समस्थानिक का उपयोग कहां करते हैं? तो इस समस्थानिक का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की
आयु ज्ञात करने की कार्बन डेटिंग विधि में करते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं दोस्तों। एक फॉसिल्स विधि होती है। फॉसिल्स विधि में कुछ भी नहीं होता, चीज को खोद खोद कर देखा जाता है, जो जितनी ज्यादा नीचे मिलती है उतनी आप कहते हैं ज्यादा पुरानी है। और दूसरी विधि है C614, इसका एक आकलन किया जाता है, उससे बताया जाता है आयु कितनी है। तो हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये आपकी 10th क्लास की NCERT का एक जीवाश्म वाला चैप्टर है, उसमें दे भी रखा है इस बात को, इसलिए इस बात को इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मैंने समस्थानिक के साथ इसको बता दिया कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की कार्बन डेटिंग विधि में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलो C614 का। और सुनो, एक और लेता हूं, चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं तीसरे नंबर का। ठीक है दोस्तों, एक आपको पता है ये भी बहुत आता है, यूरेनियम। आप सबको पता है यूरेनियम के बारे में कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, इसका 92 होता है 92। अब देखो दोस्तों, एक और बात सुनो, मैंने यूरेनियम का परमाणु क्रमांक लिखा है, आप भी याद रखोगे दोस्तों। अब हमारा काम यह है दोस्तों कि मैं वो चीजें आपको बताता जाऊंगा जो हमारी NCERT के 90% किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पूछेगा, कोई भी चीजें तो ऐसा पूछेगा जो आपकी बुक के अंदर है NCERT। तो यूरेनियम बहुत मिल जाता है। अब आपको क्यों, देखो एग्जामिनर की थोड़ी थिंकिंग सोचो, आपसे कोई अटपटे तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल फिक्स मान लो। आपसे ऐसे तत्व का परमाणु क्रमांक पूछेगा कि एक एग्जामिनर ये चाहता है कि आप क्या कर रहे थे कि जब से ये पढ़ते आ रहे हो, बहुत जगह पढ़ते हो यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, और वो पूछ ले यार ये यूरेनियम पढ़ रहा है कि ये अपनी बुद्धि लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कि अब यूरेनियम पढ़ रहा है क्या, इसको इसका परमाणु क्रमांक पता है, तो आप बोलोगे 92 होता है। मैंने तुमसे कहा कि 92 तक परमाणु क्रमांक याद करो, मैंने कहा नहीं हो सकते, सब तत्व याद करने सबके लिए तो बिल्कुल असंभव है। जो याद कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना दिमाग लगा रहे हैं। वैसे तो है ना, BSc कंप्लीट हो जाते हैं जब जाके परमाणु क्रमांक पूरे हो पाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए, सिलेबस दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, BSc फर्स्ट ईयर में S ब्लॉक चलता है, S और P, सेकेंड ईयर में D ब्लॉक आता है, थर्ड ईयर में जाके F ब्लॉक पढ़ते हैं हम, तत्वों के बारे में जानकर। हाँ, अगर साइंस वाला स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता है पूरे तत्वों को, आपसे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कहीं गलत फहमी हो कि साइंस वाले को याद हो जाते, नहीं होते भाई। BSc में जाके इनकी हम ढंग से वो पढ़ पाते हैं। वो अलग बात है, हेलिना की रब से फरियाद, इस तरीके से अलग बात है, एक तरीके से आंसर देना। अब मेरी बात सुनो, मैंने यही बोला हम उन तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर ले जो बीच बीच में आते हैं, जिनके बारे में बार बार पढ़ते हो तो वो याद है। अब यूरेनियम सुने तो यूरेनियम का याद कर लो, मैं भी कहता हूं ये क्या है, यूरेनियम 234। चलो, एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है 92 यूरेनियम 238। चलो, ये 3 लिख दिए। इधर देखो, इससे पहली बात तो आपको क्लियर रूप से ये पता चली, मैं आपको, क्योंकि होता क्या है, एक लिख रहा सर BSc के बाद भी याद नहीं है, याद होते ही नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए तो ऐसे रटते नहीं है, बहुत रटना बहुत बेकार चीज है। मुझसे पूछा ऐसा जल्दी से नहीं होता है। अब कोई आपको कह दे साहब इनको तो रट ही लो, तो ये कोई मजा थोड़ी है कि जो चीज, बात ये होती कौन सी काम की चीज हमको याद रखनी है। मैंने कहा ये यूरेनियम आप बार बार सुनते हो तो इसका एटॉमिक नंबर जरूर याद रखो कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका 92 है। अब एक क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो देख लो यूरेनियम के 3 समस्थानिक बन सकते हैं, 92 यूरेनियम 234, एक 235 और एक 238। देखो आप 3 समस्थानिक बन गए। समस्थानिक है, बिल्कुल है, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है, एक और सुनो, यहीं से मैं 2-3 क्वेश्चन बना रहा हूं आपको। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए, चलो ये रहा, मैंने ये लिख दिया 92 यूरेनियम 238। इसके बारे में एक बात क्लियर रूप से याद रख लेना, ये ऐसा समस्थानिक है मेरे दोस्तों जो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, इनमें कभी पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, प्रकृति में सर्वाधिक, तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों में से कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है, यूरेनियम 238, और सर्वाधिक पाया जाता है। और सर्वाधिक मैं बता दूं, सर्वाधिक का मतलब भी समझ लो, लगभग 99% पाया जाता है। ये लो, क्लियर है दोस्तों। तो कभी भी पूछा जाए कि यूरेनियम के तीनों समस्थानिकों में सर्वाधिक प्रकृति में कौन सा पाया जाता है, तो आप बोलोगे 92 यूरेनियम 238। ठीक है, एक और सुनो मेरी दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एक ये भी है यूरेनियम, बहुत पूछेगा दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए
दोस्तों ये 92 यूरेनियम 235 है, इसके बारे में याद रखना। क्या है ये याद रख लेना, आपने बहुत बार सुना होगा कि परमाणु भट्टी के अंदर ज्यादातर यूरेनियम का आपको यही सुनने को मिलता है कि अगर पूछा जाए कि परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है, तो कभी भी कहे परमाणु भट्टी के अंदर ऐसे उपयोग किया जाता है तत्वों का जिनका परमाणु भार क्या हो, ज्यादा हो। और हमेशा याद रख लेना परमाणु भट्टी में किस समस्थानिक का उपयोग किया था। ऑप्शन में यूरेनियम 235 भी मिलेगा, 34 भी मिलेगा, 38 भी मिलेगा, तो आप बोलोगे 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें किया था, परमाणु भट्टी में। ठीक है, यह भी क्लियर कर दूं, यूरेनियम 234 और 35 दोनों रेडियो एक्टिव गुण रखते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 कभी भी रेडियो एक्टिव गुण नहीं रखता। मैं यहीं लिख दूं, लो ये वाला यूरेनियम 235 है, ये इधर बना दिया, लिख दो रेडियो एक्टिविटी लो प्रदर्शित नहीं करता है। मैंने पहले ही कहा था केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी है जो याद रखनी ही पड़ेंगी। आप देखो बहुत काम की बातें हैं, वो एक एक पॉइंट में है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे बहुत बार पूछेगा कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किस विधि का उपयोग करते हैं, कार्बन डेंटिक विधि, इसमें किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, C614। बहुत बार एसएससी में पूछा गया है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। मैंने कहा ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल में किसका उपयोग करते हैं, BnS2 का उपयोग करते हैं। मैंने कहा कोई भी पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है हाइड्रोजन का, तो आप बोलोगे BnS3 होता है। आपसे कोई भी पूछे कि यूरेनियम 238 प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है, परमाणु भट्टी में किसका उपयोग करता है, 92 यूरेनियम 235। क्लियर मेरे दोस्तों, तो ये याद रख लो दोस्तों, आपको मैंने बहुत कुछ बातें समस्थानिक के साथ बता दी जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती। पेपर उठाना बहुत मजा आएगा दोस्तों, आपको अब ऐसा लगेगा कि पेपर तो बहुत सबसे सीधा पेपर आता है दोस्तों, अगर साइंस एक बार समझ में आए। साइंस के पेपर और जीके के पेपर में अंतर है। जीके जरूरी नहीं है आप करेक्ट करके आ जाओ, कितनी भी पढ़ के चले जाना, कितनी भी पढ़ के चले जाना, जीके सही हो जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीके अथाह भंडार है दोस्तों, एक बात समझ। लेकिन साइंस का जो पेपर आता है वो 9th 10th में से आता है, तो लगभग अगर मुझसे पूछा जाए इसमें मार्किंग होती है और अच्छी मार्किंग हो जाती है दोस्तों। बहुत बार तुम यही गलती कर जाते हो दोस्तों, एसएससी में भी यही करते हैं लोग, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर मुझसे पूछा जितना जीके में मेहनत की जाए उससे अलावा साइंस में कर ली जाए तो 8-10 क्वेश्चन सही हो जाए तुम्हारे साइंस के और काम बन जाए। मैं फिर बोल रहा हूं लोगों से आगे निकल जाओ। अगली बात सुनो, तीसरा, ये तो मैंने कहा समस्थानिक होते हैं, और अगली अगर मैं बात करूं, एक होते हैं जिनको बोलते हैं संभारिक। चलो संभारिक, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं आइसोबर्स। ठीक है, लो भाई अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है संभारिक। संभारिक का मतलब जिनके भार क्या हो, समान। अगर हमको संभारिक की परिभाषा पता हो ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि संभारिक का उल्टा क्या होगा, समस्थानिक होगा। तो संभारिक को क्या परिभाषा बोलेंगे, नाम से पता चल, संभारिक मतलब भार क्या रहेगा, समान। तो ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। बताओ कोई बात है, बिल्कुल सुन लो मेरी बात। क्या बोला मैंने, बोला ऐसे दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व, जिनके परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट, परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक मेरे दोस्त, क्लियर है। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसका मतलब संभारिकों के, किनके, संभारिकों के रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है।
रासायनिक गुण भी क्या होता है, अलग अलग या कहोगे भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, आप पूछोगे सर उदाहरण क्या होता है, तो रखो मेरी बात दोस्तों याद। इसके उदाहरण की बात करूं तो एग्जाम्पल देख लो समस्थानिक का। एक समझाता हूं, मैंने आपको ये नहीं कहा है समस्थानिकों को मैंने 3 लिखवाए, 3 तो मैंने वो लिखवाए कि उन 3 के साथ कुछ मैंने अलग बातें बता दी। ठीक है, हाँ एक और बता देता हूं, चलो लिखवा दिया, हाँ एक और लिखवा देता हूं समस्थानिकों में। एक पॉइंट और ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये एक बुक में था आपके, तो इस बात को दिमाग में रखना है ना, बहुत बार रह जाता है ये एग्जाम में, क्योंकि ये पूछा भी नहीं गया है, इसलिए आप याद रखना। एक नोट डाल के लिख रहा हूं मैं एक बात, इधर देख लो पहले, है ना। समस्थानिकों में एक समस्थानिक सोडियम 24 भी होता है, ये लो अलग से लिख दिया सोडियम 24। आप कहोगे सर सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 24 भी हो जाता है। समस्थानिकों में बोला है, डायरेक्ट पूछे परमाणु भार 23, समस्थानिकों में हो सकता है भाई, क्योंकि ये तो तुलना की गई है। अगर मैं बात करूं इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है रक्त संचरण के अध्ययन में। याद रख लेना दोस्तों, नई चीज बता रहा हूं, क्यों बता दी, मैं टॉपिक को अपने आप ध्यान रखता। आपको ध्यान हो कुछ समस्थानिकों के बारे में या कुछ तत्वों के बारे में बता चुका था, कैंसर पढ़ाया था तब, आयोडीन का उपयोग कहां होता है 131 का, मरकरी का कहां होता है, आयोडीन का बताया था, थायराइड का कैंसर हो, ऐसे ध्यान रख लेना। रक्त संचरण का अध्ययन किया जाता है तो किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है या किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तत्व ही कह दे आप तो आप बोलोगे सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, लाइन को याद रखना। अब इधर आ जाओ, आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल सुन लो। देखो मैं एक लिख रहा हूं, उसी से समझ जाना आप। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, सबने सुना है, आपको पता है ये कितने पे आता है 18। अब आपको पता ही होना चाहिए, अभी भी नहीं है याद तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ समझ में आए नहीं आए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। 18, 19, 20। आर्गन का परमाणु भार कितना होता है 40, कैल्शियम का भी 40 होता है और यहां इसका भी 40 मानना। पोटेशियम का वैसे मैंने 39 लिखा है, परमाणु भार को अलग रखना है। यहां देखो एक अलग परिस्थिति में 40 भी होता है कभी कभी। तो अब देखो यहां संभारिक बनाने के लिए इसको बोला गया है। अब मेरी बात को सुनना, क्या ये संभारिक है, बिल्कुल है, क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है और परमाणु भार क्या है इनके समान है। तो आपको यहां भी क्या करेगा दोस्तों, ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि आपको, अब मैंने 3 लिखे, मैं कोई उदाहरण नहीं लिख रहा, मैंने 1 लिख दिया आपको, इसके अलावा कोई भी आ जाता, कोई रटना थोड़ी है, ये रटना नहीं है दोस्तों। मैं अभी भी कह रहा हूं तुमको ऐसे नहीं रखना इसका 40 होता है इसका नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में कुछ भी ऐसा। आपको तो 2 का या 3 का समूह देगा, ऐसे 4 देगा, इनमें से कौन सा संभारिक है आप तो देख लेना, जिसमें परमाणु भार समान मिल जाए, परमाणु क्रमांक अलग अलग मिल जाए, समझ लेना वो संभारिक है। क्लियर है दोस्तों। अब मेरी बात सुनो, एक और लो, एक संभारिक होता है दोस्तों। अब क्या करने लग गया आजकल, वो आजकल एग्जाम में ये करने लग गया है, तो संभारिक भी लोगों को पता होता है, तो कभी कभी वो एग्जाम में ये भी दे देता है, एक सम न्यूट्रॉनिक भी होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाँ तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आइसोटोन। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका भी एग्जाम्पल क्या है देख लो। आपको अपने आप पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक है, इसका मतलब इसमें किसकी संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की। पूरी परिभाषा बोलूं, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो, परमाणु भार भी अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उन्हें बोलोगे सम न्यूट्रॉनिक। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं इंग्लिश नाम याद रखना, कभी कभी न्यूट्रॉनिक की जगह केवल ऑप्शन में आइसोटोन हिंदी में लिख के दे देगा, तब ध्यान रखना। मैंने कहा क्या बोला आपसे, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व, ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व दो या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक व परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या
संख्या क्या होती है, समान होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आप बोलोगे उनको बोलते हैं समन्यूट्रक। आप कहोगे सर उदाहरण बताओ, देख लो आप, ये लो आप, मैंने लिख दिया, देखो सुनो एक बात। देखो इधर देखो, आप इधर देखो दोनों को। आपसे एग्जाम में एक काम करे दोस्तों, क्या हुआ? हाँ दोस्त सुनना मेरी बात, एक सोडियम 1123 है, एक 12 मैग्नीशियम 24 है। क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो पहले क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछा जाए इनमें से कौन सा समस्थान, पहले तो ये देख लो क्या ये समस्थानिक दिख रहे हैं आपको? सर नहीं है, क्योंकि इनके तो परमाणु क्रमांक भी अलग है। क्या ये समभारिक है? नहीं सर, क्योंकि इनके तो परमाणु भार भी क्या अलग अलग। क्या ये सम न्यूट्रॉनिक है? अब देखो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या था, आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन निकालने का तरीका तो n बराबर होता है a-p। डायरेक्ट याद रखो, बार बार मत करो। देखो 23 में से 11 गए, 23 में से 11 आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा, उसके प्रोटॉन होंगे। 23 में से 11 गए तो मेरे हिसाब से बचे कितने, 12। क्लियर? और 24 में से 12 गए तो कितने बचे, 12। क्लियर है भाई? तो मुझे बताओ क्या ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं है? है भाई, क्योंकि ये n की संख्या है, इनमें दोनों में ही क्या है, समान है। क्लियर? तुम क्या करोगे दोस्तों, कभी भी तुमसे सम न्यूट्रॉनिक पूछे तो वो 2 या 3 तत्व दे रखे हो, उनमें देख लेना, उनमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान आ जाए वो समझ लेना कि वो सब क्या कहलाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये न्यूट्रॉनिक संख्या है। तो हमेशा याद रखना एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लेंगे, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, जिसके बारे में आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। चलो, तो ये दोस्तों मैंने आज आपको ये कुछ नई बातें भी बताई। अब मैं आपको बताता हूं, अब दोबारा आप आ जाइए, जो मैंने कल वाली बातें आपको बहुत कुछ बताई थी, आज मैं एक चीज बता रहा हूं, एक नए तरीके से एक चीज पढ़ाता हूं। एक रेलवे में कभी कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेलवे नहीं सभी एग्जामों में कभी कभी आ जाता है, जैसे इस साल रीट में आ गया, कभी कभी रेलवे में भी आ जाता है। और दूसरी बात, आए या नहीं आए तो एक बात आती है कि मैं बार बार रासायनिक सूत्र लिखूंगा या रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा, वहां सूत्र लिखूंगा, तो आपको यह पता नहीं चलता है कि सर कभी तो क्या जोड़ देते हैं, कभी क्या जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका एक तरीका है कि जब एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन मिल गया तो हमारा तरीका है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसके 2 फायदे बता रहा हूं। 2 फायदे, पहला कि आज के बाद कोई भी रासायनिक सूत्र आएगा एग्जाम में तो उसको आप बता दोगे ये इसका रासायनिक सूत्र है। दूसरा, आपको आगे बहुत सी चीजों में समझने में सुविधा हो जाएगी, कि आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आज मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, आज आपको मैं बताता हूं रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र निर्माण कैसे होता है, रासायनिक सूत्र का निर्माण। मैं क्वेश्चन बता दूं आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा जिससे आपको समझने में सुविधा होगी। आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपकी बार ग्रुप डी और ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। उसको पता है मेरे दोस्त कि तुम रट कितना सकते हो, किन किन चीजों को केमिस्ट्री में रट के जाओगे। वो ऐसी चीजें पूछेगा जिनका तुम्हारे हाथ में कोई बस में बात नहीं होगी, वो चीज जिसके समझ में आ रही होगी वही आंसर दे के आएगा। और आप कितनी गलतियां कर देते हो वो मैं आपको बता, ऐसा दे देगा, 4 ऑप्शन के सूत्र लिख देगा, तो आप बताना कि ये क्या होगा। तो अब इस तरीके क्वेश्चन बता दिया मैंने, अब मैं इसको समझाता हूं। आप कभी भी किसी रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हो तो आपको एक तरीका है कि आपको उनकी संयोजकता पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, संयोजकता। अब उसके लिए 2 तरह के होंगे, एक होंगे कौन से तत्व रासायनिक सूत्र के निर्माण के लिए, एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि धन मूलक कौन कौन से हैं, ठीक है, और एक पता होना चाहिए कि ऋण मूलक कौन कौन से हैं, ठीक है। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मैं, आपका काम बहुत सिंपल वे में हो जाएगा, आज के बाद दिक्कत भी नहीं आएगी। और कम से कम इतना तो याद रहने चाहिए कि जितने आपकी बुक के अंदर है वो सूत्र तो आपको बनाने आने चाहिए। मैं बता दूंगा कौन कौन से काम आते जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे तो अभी भी तुम्हारे समझ में आएंगे, ठीक है। अगली बात सुनो, जैसे मैं लिख देता हूं MgCl2,
तो मैंने यहां 2 क्यों लगाया, Cl में 1 क्यों नहीं रहने दिया, MgCl क्यों नहीं रहने दिया, इसके कारण क्या है, ये कैसे बनता है, वो चीजें बता रहा हूं। धनमूलक का मतलब क्या है, धनमूलक का समझ लो आप, इसका मतलब है कि जिन पर प्लस चार्ज आता है और कौन से तत्व है जिनके ऊपर ऋण चार्ज आता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं धन की बात कर रहा हूं, धनमूलक कौन कौन से हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, आवर्त सारणी में भी काम आएंगे। सबसे पहले मैं याद रख रहा हूं, एक अगर मैं पूछूं वो वाले ले रहा हूं सबसे पहले जिन पर +1 आवेश होता है। तो आपको कल भी बताया था मैंने, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर +1 भी होता है, हाइड्रोजन पर तो -1 भी होता है, लेकिन अभी +1 वाला ले लो एक बार हाइड्रोजन। एक सुनो, हेलिना, लिथियम पर भी +1 होता है, याद रखो, हेलिना। सोडियम पर भी क्या होता है, +1 होता है, कल भी बताया था। और पोटेशियम पर भी +1 होता है, कल नहीं बताए थे, बताए थे। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा तत्वों के नाम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वही रहेंगे। धनमूलक या सूत्र निर्माण के अंदर ये हाथ दिमाग खोल के सुन लेना कि जिन पर प्लस आवेश होता है वो सब धातु होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी पर जैसे मैंने लिख दिया मैग्नीशियम +2, तो आप समझ लाओ कि इस पर अगर प्लस आवेश आ रहा है तो मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है। तो कभी ये मत कहना सर कौन सी धातु है, धातु तो अपने आप बता देना जिन पर प्लस आवेश होता है। प्लस का मतलब होता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। आप याद रख के चलो भाई, किस किस पर, मैं एक एक पहले +1 वाले लिखवा रहा हूं। हाइड्रोजन पर +- दोनों होता है, आपको पता होता है, लेकिन अब धातु में शामिल कर लिया मैंने, उसमें +1 में कर लिया। लिथियम पर +1, सोडियम पर +1, पोटेशियम पर +1। और देखो, रब से फरियाद, लेकिन वो कभी नहीं पूछेगा आपसे, मत रखो याद, वो रखो जो बुक के अंदर काम है। और +1 के कौन से याद रखोगे, और सुनो मेरी बात, और +1 के लिखूं तो एक लिख दिया मैंने Cu+1, इसका तो नाम भी याद रखोगे आप। Cu को बोलते हैं कॉपर, लेकिन क्लियर रूप से याद रखना, कॉपर पर जब +1 आवेश आता है तो कॉपर को क्या बोल देते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं Cu+। अरे क्या बोलते हैं, Cu+। दिमाग खोल के एक बात समझ लो, जिन पर एक से ज्यादा आवेश होते हैं ऐसे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से, डी ब्लॉक। इसलिए आपको ध्यान रखना, डी ब्लॉक में मैंने इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इसलिए आपको इस ध्यान रखने वाली बात थी। डी ब्लॉक के तत्वों में एक गुण पाया जाता है कि उनमें वेरिएबल संयोजकता हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, किसकी +2 +3 भी हो सकती है, 5 तक भी हो सकती है, 6 तक भी हो सकती है, 8 तक भी होती है। सबसे ज्यादा संयोजकता किसी में पाई जाती है, वो ऑस्मियम में पाई जाती है, ध्यान रख लेना। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहां एक बात ये बताना चाह रहा हूं तुमको, अगर किसी की 2 संयोजकता है, जैसे इस कॉपर की +1 भी होती है और कॉपर की +2 भी होती है, तो जो कम वाली होती है ना उसमें लगता है अस, और जो ज्यादा वाली होती है उसमें लगता है इक। मतलब प्लस है तो Q+ और +2 होगा तो क्या होगा, Q'। दिमाग में रख लेना, क्लियर है। ये +1 की हो गई। कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, Q+ होगा। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे संबंधित फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम इसी को लिखाने के लिए आया था एग्जाम में। NH4+, NH4 के ऊपर भी प्लस आवेश होता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमोनियम। इसको याद रख लेना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कैसे सूत्र का निर्माण करते हैं, बात को सुनो। केमिकल फॉर्मूलों का मैं बात बता रहा हूं, जो बता रहा हूं जिससे बहुत, अभी ऋणमूलक को तो रहने दो, धनमूलक ही चलने दो, ठीक है। अमोनियम एक, ये भी याद रखोगे, बहुत बार काम आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, फिर सुनो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कॉपर हो गया और अमोनियम हो गया, ये रख लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं +2 वाले कौन कौन से याद रखने। +2 में याद रखना है आपको, एक तो Be होता है, बेरिलियम पर +2 होता है, क्लियर। एक मैग्नीशियम पर होता है, बिल्कुल क्लियर, +2 होता है, क्लियर। और किस पर होता है, कैल्शियम +2 होता है। और एक Sr भी याद रखना, इस पर भी +2 होता है। इसका नाम नहीं पता हो, वैसे पता होना चाहिए, बहुत बार आया हुआ है, इसको याद रखो, इसको बोलते हैं स्ट्रोंसियम। चलो, जिनके नाम लिखवाता हूं वो याद भी रखा करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होंगे, तो इसलिए लिखवा रहा हूं कि तुम याद ही मेरे साथ पढ़ते ही पढ़ते याद कर जाओ कि Sr को स्ट्रोंसियम बोलते हैं और इसका भी +2 होता है, क्लियर। ये तो होता ही है क्योंकि वर्ग वाली श्रेणी बता दी, लेकिन इनके अलावा भी याद रखो, ठीक है। इनके एक Ba भी होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा। बेरियम, इसको बोलते हैं बेरियम, कंफ्यूज मत होना। ये बेरिलियम होता है Be, ये Ba है दोस्तों, बेरियम, इस पर भी +2 होता है। एक और सुनो,
अभी मैंने कहा था कॉपर पर +2 संयोजकता भी होती है। कब होती है अपने आप पता चल जाएगा, रासायनिक सूत्र बनाऊंगा जब, ठीक है। तो +2 होता है, +1 होता है तो क्या बोलते हैं क्यूप्रस, लेकिन +2 संयोजकता होती है तो इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रिक बोलते हैं। घबराना मत कि सर इनका कहां यूज होगा, मैं अपने आप बता दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त ऐसी फीलिंग होगी तुमको कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैं कहता हूं एक तीर से 1000 शिकार, वो वाला क्वेश्चन है ये, कि ये समझने का मतलब तुमको केमिस्ट्री में बहुत कुछ समझने में आएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो तुमको समझ में तो आ जाती है दोस्तों, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत बार तुम उसके गलत करके आते हो, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी घुमाता है तो तुमको कुछ आता जाता तो है नहीं, तुमको जैसा सिखाया गया है वैसा आ जाएगा, तुम आंसर दे दोगे, घुमा फिरा के देगा, तुम गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्यूप्रस एक देखो Fe भी होता है, इस पर भी +2 होता है। जैसे ही +2 लगता है तो इसका नाम होता है +2 का फेरस, फेरस बोलते हैं, क्योंकि इस पर +3 भी होता है। तो +3 को क्या बोलते हैं फेरिक। मैंने पहले ही बोला कम वाले को अस, ज्यादा वाले को इक। यहां कम वाले को क्यूप्रस, ज्यादा वाले को क्यूप्रिक, +2 को। यहां Fe+2 को क्या बोलती है फेरस। एक Pb भी होता है लेड, Pb इस पर भी +2 होता है, ये लेड है। चलो सीसा। एक अगर मैं बात करूं बिल्कुल क्लियर याद रख लो, ये आपको याद रखने। और आ जाओ धनमूलक में और लेता हूं। अब मैं +3 वाले ले रहा हूं कुछ। कौन कौन से? बोरॉन +3 आवेश होता है। ये नाम मैं लिखवा चुका हूं, बार बार नहीं लिखवाऊंगा, तुमको याद रखने वाली बात है। Al किसको बोलते हैं? एल्युमिनियम, +3 होता है। बोरॉन पर प्लस, एल्युमिनियम पर +3 होता है। क्लियर है दांत? याद रख के चलो। 2 लिखवा दिए +3 वाले। कौन कौन से? बोरॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको, हाँ और मैं एक और देखो इधर लिखवा दूं एक, ये भी ध्यान रख लेना। Hg इसको बोलते हैं मरकरी। Hg पर +1 भी होता है, +2। जब +1 होता है तो इसका नाम होता है मर्क्यूरस, ठीक है। और जब Hg पर +2 आवेश होता है तब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। चलो क्लियर है दोस्तों। और ये हो गए आपके +3 वाले 2। क्लियर? कहीं इधर जगह हो तो मैं इधर ही सेट कर दूं इनको, बिल्कुल जगह है तो आप एक काम करो, इनको इसी वाले पेज में याद रख लो। 3 वाले कौन कौन से? मैंने एक तो ये लिखा बोरॉन पर +3 होता है और एक एल्युमिनियम पर +3 होता है। क्लियर? यही याद रख लो। एक +2 वाला एक और लिखवा दूं, चलो। एक Zn भी होता है, Zn पर भी +2 होता है। जिंक देख लो, जिनके नाम नहीं से उनके नाम बताते जा रहा हूं, लिखा इसलिए रहा हूं बशर्ते तुम ऐसे याद ना करके, तुम मैं जैसे जैसे जहां जहां बोलते जा रहा हूं उनको 1000 बार आएंगे तुमको। अब जिंक बोलूं तो आप समझ लेना Zn होता है। क्या होता है? Zn। तो बार बार याद है, ठीक है। अब आ रहे हैं इसके बाद कौन से? ऋणमूलक। ये सिंपल है, ठीक है। ऋणमूलक, तो ऋणमूलक का मतलब जिन पर कौन सा आवेश होगा? आप कहोगे सर ऋण आवेश। अब ये कौन कौन से हैं देखो आप, लो अब क्या रेड पेन यूज कर। ऋणमूलक में आप एक बात याद रखोगे कि ऋणमूलक में एक बात याद रखना, जितने भी सिंगल परमाणु है, ज्यादातर कैसे परमाणु है? सिंगल परमाणु। सिंगल का मतलब ये नाइट्रोजन है, ये सिंगल परमाणु है। इन पर अगर माइनस आवेश होता है तो ऋणमूलक में क्या लगते हैं? उनके पीछे, नाम के पीछे क्या लगा देते हैं? आइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आइड, ठीक है। इसका मतलब समझो आप। सबसे पहले यहां भी मैं जिनकी -1 संयोजकता उनको ले रहा हूं। कौन कौन सी है? एक तो ये होती है OH-1, ये बहुत बार पूछता है। OH-1 को क्या बोलते हैं? तो आप अब अगली बार से बिल्कुल याद रखोगे, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर? या एक काम कर लो, पहले इनको रहने दो जो 2 परमाणुओं से मिलकर बने। अभी आप सिंगल परमाणु वाले ही ले लो, ठीक है। मैं कौन कौन से लेता हूं? -1 में लेता हूं, ये ले लिया, चलो। F-1 होता है, इसको क्या बोलते हैं? आपको कल मैंने बोला था कि F को बोलते हैं फ्लोरीन, लेकिन जैसे ही किसी ऋणमूलक के ऊपर या किसी परमाणु के ऊपर ऋण आवेश लग जाए और सिंगल परमाणु हो तो पीछे क्या लगा देते हैं? आइड। तो देखो इसको अब बोलेंगे फ्लोराइड। तो आइड कब लगता है? जब कोई भी सिंगल परमाणु हो और उसके ऊपर माइनस आवेश। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कुछ अपवाद भी हो जाएंगे, वो अपवाद हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको याद हो सकता है उतना तो करने की कोशिश करो।
देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा इस बात को। एक वर्ग में आते हैं वो -1 वाले कौन कौन से हैं, आपने सुना होगा, एक फ्लोरीन आता है, एक क्लोरीन आता है, एक ब्रोमीन आता है और एक आयोडीन। ये एक ही वर्ग में आएंगे आवर्त सारणी में, देखोगे आप। इस पर भी -1 होता है, इस पर भी -1 होता है, इस पर भी ऐसे याद करोगे तो याद रह जाएगा। Cl को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिर क्लोराइड। वो फ्लोराइड हो गया तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे, इसको बोलोगे ब्रोमाइड। साथ में लिखते चलो दोस्तों। और इसको क्या बोलोगे तो इसको बोलोगे आयोडाइड। अभी मैं सिंगल सिंगल परमाणु ले रहा हूं, क्लियर। आप कहोगे सर -2 वाले, होगा आवर्त सारणी के अंदर ओ स्टाइल से टिपो। हाँ ओके है, अब बोलो एक बार यस बोलो सब। ओके ठीक है, चलो देखो दोस्तों, जिन पर -2 होता है वो कौन कौन से हैं आपको क्लियर रूप से बता दूं। -2 वाले ओ, एक आपने नियम सुना होगा ओल्ड स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन पर भी -2 होता है, सल्फर भी -2, आप दो याद रख लो -2 वाले। ऑक्सीजन को क्या बोल देते हैं -2 लगते ही, तो इसका नाम हो जाता है ऑक्साइड, ठीक है। और इसका नाम लगते ही सल्फर पर -2 होता है तो इसका नाम होता है सल्फाइड। ये सल्फर बहुत याद रखना, बहुत बार एग्जाम में इसका संबंधित सूत्र पूछा जाता है, सल्फाइड, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो तो, और ओ स्टाइल से टिपो और कोई काम से संबंधित आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा नहीं, दो याद रख लेना -2 में, ओ -2 और एस -2, ठीक है। अगली बात सुनो, -3 वाले कौन कौन से हैं, तो अगर मैं आपको ध्यान हो तो नए पुराने, नाइट्रोजन पर -3 होता है और फास्फोरस पर भी -3 होता है। तो नाइट्रोजन का -3 लगते ही क्या नाम हो जाएगा, देखो गौर करो दोस्तों, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। बहुत गलती कराते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है आपको, एक क्वेश्चन नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि इनमें टाइम लगता है दोस्तों, और कोई तुमको टाइम देना ही नहीं चाहता, तुमको रटाना चाहता है और उस स्थिति में तुमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे कई क्वेश्चन इससे सही होंगे। और फास्फोरस को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसको बोले फास्फाइड। देखा करो, आपको सिंगल परमाणु के लास्ट में डे लग रहा है, ये देखो डे सब में लग रहा है, डे फॉस्फाइड। क्लियर है भाई बात। तो ये मैंने आपको क्या बताए, आपको पता है एक कार्बन होता है, कार्बन पर +4 -4 भी होती है, तो इस पे तो -4 हो ना, क्या हो -4। ये लो, अगर क्लियर रूप से -4 हो तब कार्बन को क्या बोल देना, कार्बाइड बोल देना, ठीक है। आप तो इतना सा याद रख लो, ठीक है। ये सिंगल परमाणु है, तो आप कहोगे सिंगल परमाणु के अलावा भी बिल्कुल सही, जहां दो या दो से अधिक परमाणु हो वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं कुछ इधर लिख देता हूं -1। और इसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला बनाते समय, इस OH -1 होते ही इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्लियर। एक और सुनो, एक होता है ये -1 का हो गया, एक देखो ये भी होता है CO3 -2। CO3 पर हमेशा -2 होता है, और जैसे ही CO3 -2 होता है इसको क्या बोलते हैं, CO3 -2 बोलते हैं कार्बोनेट। ध्यान रखो दोस्तों, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 -2। एक और सुनो, एक होता है NO3 -1, इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको ध्यान हो, मैंने कहा बाद में भी बताऊंगा, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। अब गलती मत करो, कार्बाइड पूछे C-4, नाइट्राइड पूछे N-3, लेकिन तुमसे पूछे कार्बोनेट CO3 -2 और नाइट्रेट NO3 -1 होता है। क्लियर। आप कहोगे सर नाइट्राइट एक NO2 -1 भी होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है नाइट्राइट। चलो जितने बोल रहा हूं उतने याद रख लेना, और कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी इससे संबंधित आ जाए। और मैं आपको बता दूं, वो भी इतना बेवकूफ नहीं है, अगर कभी एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा पूछेगा इनसे संबंधित कोई, जो गलती करोगे। PO4 -3 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
फास्फेट। देखो फास्फाइड P-3। देखो इधर देखो, मैं आपको गलती कहां करते हो आप, अब तक तो सब आपने पहले भी पढ़े थे, आपको ध्यान हो मैंने एक बार पूछा था सबने गलत लिखाया था, ठीक है, लेकिन फास्फेट PO4-2। एक और सुनो, SO4-2 इसको क्या बोलते हैं, ये भी बहुत आता है, सल्फेट बोलते हैं। और SO3-2 हो तब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फाइट। चलो देख लो दोनों, सल्फाइड, सल्फाइड S-2, सल्फेट SO4-, आप एक एक जगह लिख के याद रखने की कोशिश करना घर पे, और सल्फाइट SO3-2। क्लियर। और सुनो, बात सुनना मेरे दोस्तों, चल रहा है ढंग से, ओके है। अब तो चल रहा है दोस्तों, चल तो रहा है, एक बार ओके बोलो, चल रहा है ना सबका। कहां बफरिंग हो रही है अभी, यस लिखो मुझे दोस्तों, चल तो रहा है सबका, किसी का दिक्कत क्या है, ओके ओके तो आ रहा है सबका। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सबको चल रहा है अभी तो, क्लियर है दोस्तों। नहीं भाई नो प्रॉब्लम, चल ही नहीं रहा भाई, तो मेरे में चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ओके, सभी यस लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात सुनो, एक क्या होता है, MnO4-1 भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परमैग्नेट। ये भी बहुत जगह आता है, सुना हुआ आपने, लाल दवा पोटेशियम परमैग्नेट होती है, तो आज आपको ये पता चला परमैग्नेट कौन सा होता है, MnO4-1 होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कम से कम दोस्तों, ये चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं लिखी हैं दोस्तों, आप दिमाग में बैठा के बैठे हो, आज तुमने लिखी छोटी चीजें, बस आज क्लियर कर लिया है कि आज तक तो तुमको याद तो थे लेकिन अधर झूल में थे, आज आप उस बात को क्लियर कर चुके हो। अब देखो आपको क्या काम आएगा, इससे क्या होगा दोस्तों कि एग्जाम में, जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन से ही चालू करता हूं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था एक दिन, आपको ध्यान हो, जैसे इस साल रीट में एक क्वेश्चन आया था, जब रीट पहले लगी उसमें क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इनमें से अमोनियम नाइट्राइड का कौन सा फॉर्मूला है, अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ। इनमें से 4 फॉर्मूले लिख दिए थे और चारों ही अमोनियम वाले ऐसे लिख दिए थे, कौन सा सही था निकालना था। अब अपन को ऐसे जरूरत नहीं है, अब तो अपन खुद ही बना सकते हैं अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला। देखो अमोनियम को आपको पता है कैसे लिखते हैं, NH4, फॉर्मूला बनता कैसे वो देख लो, NH4 पर आवेश क्या है, +1, ये क्या हो गया अमोनियम। दूसरा क्या है, नाइट्राइड, इड है तो नाइट्राइड को क्या लिखते हैं, N-3। देखो देखो दोस्तों क्यों जरूरी है आवेश, देखो नाइट्राइड N-3, देखो इधर देख लो, चलो इधर आ जाओ। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां एक फॉर्मूले में एक चीज होती है, अगर कटने वाले हो तो उनको काट सकते हो आप, जैसे +2 और +4 होता, 2 दूनी 4 करके सिंगल रूप में लिखना अगर बात करूं। अब फिर लिखने के बाद, अब ये कोई कट रहे हैं कि नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका तो इधर जाएगा और इसका आवेश इधर जाएगा, कैसे, तो लिखो NH4, ठीक है, का होल, क्योंकि 2 परमाणु हैं, अगर इस पे 3 लगा दे तो क्या पता चलता किस पे, तो आप पूरे पर 3 लगाना है तो पूरे पर होल थ्राइस, ये एक इसके नीचे जाएगा तो लिखने की जरूरत है, N को 1 नहीं, तो ये फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्राइड का। देख लो आप, किसी को गलती हो रही है क्या, नहीं। आज के बाद आप क्लियर रूप से ऑप्शन देखो कैसे दिए थे उसने एग्जाम में, अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो गए, NH4 थ्राइस N2, NH4N, इसको बहुत लोगों ने सही बता दिया था, यही दिक्कत आई। अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और रेलवे में भी पूछे गए हैं और इस साल आएंगे भी, देख लेना। और देख लेना वही लड़का करके आएगा जो क्लियर रूप से पढ़ा होगा, और वही लड़का बहुत से क्वेश्चनों को सही करेगा जिनके रासायनिक सूत्र क्लियर होंगे। समझ में ही जब आएगा, वो पढ़ रहे हो तुम दोस्तों, तुमको वो पढ़ाया जा रहा है कि पहाड़े आते नहीं है, गिनती आती नहीं है, और वो कह रहे हैं सवाल करो। तुम सवाल कैसे करोगे, केमिस्ट्री पढ़ो, अगर आपको ये आती है तो अगली बार CO2 बोलेंगे थोड़ा दिमाग में तो रहेगा। मैं कहूंगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है, तो तुम समझोगे सही यार NaOH होता क्या है ये। आप कहां तक रटोगे दोस्तों, बात को समझा करो। मैंने लिख दिया एक और फॉर्मूला, चलो ये लो,
एक लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो यही लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में ऐसे सीधे नहीं पूछेगा, एग्जाम में अगर फॉर्मूला देगा तो कुछ अच्छा ही पूछेगा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देखो बनाइए, खुद ही बना के देखिए। सोडियम को क्या लिखते हैं Na, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं OH। आवेश लगाओ, सोडियम पर +1, अब तो याद ही हो जाने चाहिए मेरे साथ, OH पर क्या था -1। कट सकते हैं नहीं, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, आपको पता है एक एक है तो लिखने की जरूरत नहीं, इसको तो ऐसे ही लिख देना NaOH होता है, इसलिए लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे। किसी को दिक्कत आ रही है क्या? सर नेट क्वालिटी कम करो, करवाएंगे दोस्तों, अभी तो चलने दो जैसा भी है, नेट क्वालिटी ज्यादा हो रही है ना। चलो दोस्तों करवाते हैं ना। हाँ तो आपका नेट खत्म हो गया इसलिए बफरिंग हो रही होगी, अगर दोस्तों अभी तक तो सही चल रहा था। चलो इधर देख लो, एक और आ जाओ, समझते जाओ, पुराने की बात मत करो, नए को समझते जाओ, है ना। किसी को दिक्कत आए तो अगले पे समझो, लो 2-3 नाम और बता दो। एक और लो, ये ले लिया मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का कौन सा फॉर्मूला होगा, 4 ऑप्शन में दे दिया आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे मैग्नीशियम क्लोराइड का, देखो ये लो, मैग्नीशियम को Mg, क्लोराइड को Cl, इस पर आवेश +2, इस पर आवेश -1। पता है इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, क्या लिखोगे Mg, तो एक आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर क्या आया Cl, कितना गया 2, MgCl2, इसलिए MgCl2 लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए, इसके बाद भी हो तो और सीखो। अगला देखो, एक और फॉर्मूला लिखता हूं। अगर आपसे पूछा जाए ये बहुत बार आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, चलो एक बात हमेशा याद रख लो, पहले धातु ही लिखी जाती है, पहले लिखेंगे हमेशा प्लस वाला, दूसरी बार माइनस वाला आता है, हिंदी में लिखा जाता है। तो देखो हाइड्रोजन, पहला क्या है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया। ये सल्फाइड, सल्फाइड किसको बोलते हैं एस को, सल्फर में सल्फाइड, इस पर कितना आवेश +1 है, सल्फर पर कितना -2 है, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, क्या बनेगा, तो आप बोलोगे H2S बनेगा। देख लो दोस्तों, ये ऐसी चीज बता रहा हूं आपको, आप भी याद रखोगे। कंप्लीट है दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर। और देखो अगर कहे आपसे ये लो, एक ऐसा लिख दिया मैंने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आप कहोगे सर क्या, देखो आप सोडियम क्या लिखोगे Na, कार्बोनेट क्या लिखोगे CO3, याद रखने पड़ेंगे, इस पर +1, इस पर -2, इसका इधर गया, इसका इधर गया, क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। देख लो आप, सोडियम कार्बोनेट आएगा, मैं रासायनिक सूत्र अलग से और लिखवाऊंगा आपको, किसका किस में उपयोग किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। जब इसमें 10H2O लग जाते हैं तो इसको धाबन सोडा भी कहा जाता है। अब तुम कर दी ना तुमने भाई बात, तुम तो क्या है, तुमको वो फिटकरी, अरे फिटकरी की जगह फिटकरी लिखा दूंगा, अभी रासायनिक सूत्र लिखवा रहा हूं, अभी मैंने NaOH उनके यूज भी नहीं लिखवा रहा हूं, वो अलग लिखवाऊंगा। कहां क्या लिखवाना है, बस तुम ज्ञान बीच में मत दो, बस जब देने लग जाओगे ना उसी समय अपना आता माजी सटक ली, बस ये ध्यान रख लो, फिर मैं ये 2-4 चीजें गायब कर जाऊंगा, बस बात समझ लो। अभी फिटकरी तुम्हारा, अरे फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होता है .24H2, मुझे भी पता है, इसको पोटास एलम बोलते हैं मुझे, अरे जहां जरूरत जिसकी पड़ेगी मैं अपने आप बताता रहूंगा, तुम तसल्ली रखो, जो एग्जाम में पूछा जाता है सब बता दूंगा, लेकिन तुम वो सुनो जो तुम नहीं पढ़ पाते हो मुझसे। हाँ फिटकरी का सियाराम गुजर में फिटकरी है, एक फिटकरी चलेगी, फिटकरी आएगी जिंदगी भर तुम्हारे, ठीक है। हाँ लो और देखो और कौन सा, एक और लो, चलो अब मैं तुमसे एक बनवाता हूं और मुझे आंसर देना, तुम क्या जो पूछ रहा हूं वो देना, है ना।
फॉर्मूला पूछा आपसे, अमोनियम नाइट्रेट, बताओ क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, बताओ जल्दी। अमोनियम नाइट्रेट, मैं इन सब का यूज बता दीजिए दोस्तों, वो अलग चैप्टर है, मैं अपने आप यूज बताऊंगा किसका कहां बताना है। मैं अभी रासायनिक समीकरण बता रहा हूं मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, जो एग्जाम में आता है मुझे सब पता है, मगर जो चीज मुझे अब बतानी है एक साथ अपने हिसाब से ऐसे नहीं होता है भाई। तुमको पता नहीं है मैं क्या पढ़ाने चाह रहा हूं, इससे एक रीजन ये होगा, आप मुझे बताएं, एक के बता दूंगा दूसरे के फिर नहीं, कौन कौन से मुझे बताने हैं। मैं अपने आप एक जगह रासायनिक सूत्र और उनके उपयोग लिखवाऊंगा अलग से चैप्टर, फिर मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। यही तो तरीका है, आप देखो। हाँ जल्दी बोलो, NH4NO3 आगे, NH4NO3 NH4NO3 NH4NO3, ठीक है, इसका मतलब सब समझ रहे हैं ना। अब देखो NH आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमको तो पता है, हमको पता है कि इसको अमोनियम को बोलते हैं NH4+1 होता है, नाइट्रेट को बोलते हैं NO3-1, दोनों पर ही एक एक है, तो क्या लिखोगे NH4NO3। ये लो फॉर्मूला बन गया। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है भाई, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आ जाओ, 2-3 और बता दूं आपको, चलो ठीक है, एक लिख दिया मैंने, चलो बोलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बना के दो मुझे जल्दी, क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप दो आंसर जल्दी, अब देखो जल्दी करना भी सीखो, ऐसे प्लस आप इस लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, जल्दी भी बोल सकते हो, जल्दी बताओ क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इससे आपको एक बात समझ में आई होगी, इससे अब आप छोटी छोटी गलतियां करते हो वो भी आपकी क्लियर हो गई। आज एक टॉपिक क्लियर हो गया पूरी तरह से। Al2O3, आप कुछ मत लिखो, विकास कुमार ऐसे नहीं लिखना, किसी को कुछ भी है ना विकास कुमार जी, ऐसे कुछ नहीं लिखना, आप लिखो, वो भी क्लास में जो बोलते हैं वो भी अपनी क्लास के स्टूडेंट है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक। हाँ चलो समझ में आ गया है ना। आपको पता है एल्युमिनियम Al होता है, क्लियर दोस्तों, एल्युमिनियम क्या Al होता है, एल्युमिनियम पर आवेश +3 होता है, O ऑक्साइड का मतलब O, इस पर आवेश -2, इधर उधर जाएंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या लिखोगे आप Al2O3, क्लियर, सबको पता चल गया। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अगर आपसे कहे, अब मैं एक लेता हूं है ना, एक अलग से लेता हूं, अगर आपसे ये कहे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इसको सबको पता भी होगा लेकिन मैं एक बार मेरे हिसाब से समझाता हूं। देखो इसमें आप देख लो एक चीज, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं Mg, पता है, इस पर आवेश +2, सल्फेट को क्या लिखते हैं आप बोलोगे SO4, इस पर आवेश -2। लेकिन अब देखो, अब ये कट सकते हैं बिल्कुल, इनको सरल रूप में लिखोगे, 2 से 2 गया तो 1-1 हो जाएगा ना, तो इसलिए अब इसको, इसका एक इधर इसका एक, इसको क्या लिखोगे तो आप बोलोगे MgSO4। जहां कट सकते हैं उनको काट दे, आप सिर्फ प्लस माइनस है उसको मत देखो। आपको क्या, आप जब इनको लिख रहे थे तो प्लस माइनस इधर उधर थोड़ी लिख रहे थे प्लस वगैरह, वो तो सिंगल रूप में आपको 1-1 हो जाएगा, इसलिए MgSO4 लिखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। और देखो मेरी बात, इसलिए मैंने ऐसा भी करवा दिया, एक होता है, ये बहुत आता है, मैं यूज बताऊंगा, लाल दवा के रूप में किया जाता है, आज इसका फॉर्मूला बनाना सीख लो। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक दोस्तों। पोटेशियम को क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों, पोटेशियम को लिखते हैं सर K, परमैंगनेट को क्या लिखते हैं, मैंने बताया था MnO4 -K1, और इसको लिखते हैं +1, 1-1 है तो क्या लिख दोगे फॉर्मूला KMnO4, लाल दवा के रूप में किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना।
तो मुझे बता दोगे कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे रंग का होता है? चलो आंसर दो। पोटेशियम परमैंगनेट किस रंग का होता है? चलो तुम तो क्या इंटेलिजेंट तो हो ही हो, पूछ लेता हूं। चलो पोटेशियम मैग्नेट किस रंग का होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पोटेशियम परमैंगनेट किस रंग का होता है? पोटेशियम परमैंगनेट किस रंग का होता है? रेड, चेतन प्रकाश गुलाबी, गुलाबी, धूसर, नीला, गुलाबी, रेड, पीला, पिंक, गुलाबी, जो जिसका मन कर रहा है वो लिख दिया, ठीक है ना। प्रैक्टिकल 12th में हाँ देखो क्या है, बस बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं आपको बता दूंगा, याद रखना मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस बार की ग्रुप डी कोई भी एग्जाम में ऐसा होगा दोस्तों, कभी पूछेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट किस रंग का होता है, और लोग क्या करते हैं, सबको पता है इसका उपयोग लाल दवा में किया जाता है, इससे बोल देंगे सर लाल रंग का होता है। नहीं, ये पिंक पिंक लिख रहे हैं, वो तो वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि उनको कुछ भी लिखना है। ऐसा एक बात हमेशा याद रखो, दो बातें मेरी बात को गौर करके, एक तो सही बोलना सीख लो, ठीक है, शब्द, ठीक है। हमेशा दो बातें मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट वो होना चाहिए, शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर तुमको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पीला कहीं पढ़ा है ना तो पीला बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, नीला हरा। और अगर आपने सुना ही नहीं है तो उस रंग को बताओ ही मत, सर आता ही नहीं है, उसको छोड़ के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, छोड़ दो, छोड़ना भी एक टैलेंट है एग्जाम में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? और छोड़ेगा वही एग्जाम में क्वेश्चन जिसको नॉलेज होगी, और जिसको पता ही नहीं होगा तो उसको यही पता नहीं कौन सा तो करना है, उसको यही पता नहीं टफ है कौन सा सीधा है। तो ये भी ध्यान रख लेना। ये किस रंग का होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं ये बैंगनी रंग का होता है। लो तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है ना। मैं अपने आप जहां जरूरत होगी मैं लिखवाऊंगा भी इन बातों को, कैसी चीजें हैं जो आपको, आप देखने तो सही एक जगह ही लिखवा दूंगा, ये रासायनिक सूत्र उनके उपयोग, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते एक जगह लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगली बात सुनो, लिख लिया पोटेशियम परमैंगनेट, और लेता हूं मैं एक और कोई सूत्र ढंग का हो, एक लो, ये लो, बेरियम क्लोराइड बनाओ, क्या होगा तुम बताओ जल्दी, बेरियम क्लोराइड क्या होगा इसका? वायोलेट, हाँ बिल्कुल दोस्तों। हाँ आज ये बात तो सही है ना, जिन जिन का डाटा जाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आज से ये सीख जाओगे कि अब मोबाइल पढ़ाई के अलावा किसी और काम में यूज लेना ही नहीं है, और कोई चीज देखनी ही नहीं है, वरना डाटा कम पड़ जाएगा। जल्दी बताओ, बेरियम क्लोराइड। चेतन प्रकाश बोल रहा है, विष्णु कुमार बोल रहा है, जिनका चल रहा है इसका मतलब उनका नेट और सबका नेट आजकल तो एक जैसा ही रहता है, मतलब वो नेट का यूज पढ़ाई के काम में ले रहे हैं, बस ये ध्यान रखो। बिल्कुल सही है भाई, एक ने मुकेश पटेल ने गलत लिखा है। देखो आपको पता है, बेरियम की बात करूं तो बेरियम को क्या लिखते हैं, Ba लिखते हैं, क्लोराइड को क्या लिखते हैं, Cl। बेरियम पर क्या होता है आपको पता है +2, और क्लोराइड पर -2, इधर उधर जाएगा तो क्या बनेगा आप सबको पता है, BaCl2। ये भी आता है काम कहीं ना कहीं, याद रखना, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और सुनो, एक दो और ले दूं जिससे कभी दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है। एक और लो, एक होता है लेड नाइट्रेट, हाँ दोस्तों लेड नाइट्रेट। क्या है लेड नाइट्रेट, देखो आपको पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट के अंदर लेड का Pb, नाइट्रेट क्या है NO3। Pb पर आवेश मैंने +2 बताया, NO3 पर -1 बताया, ये इधर उधर गए तो क्या बनेगा, आप बोलोगे PbNO3 का होल ट्वाइस। देखो होल उनमें लगता है मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं होल नहीं लगाता तो क्या स्थिति होती, PbNO3 मुझे ऐसे लिखना पड़ता। तो आप क्या समझते, इससे तो 3 दूनी 6 हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती। इसका मतलब होल का मतलब ये दो, इस दोनों पे लगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से 3 दूनी 6 भी होगा और नाइट्रोजन भी 2 हो गए गुणा करके, इसलिए बोला है ना। अगली बात सुनो, एक और बताता हूं इससे साथ,
ये और देखो आप, इस तरीके के बता दूं आपको। इसका मतलब क्या है, फेरस सल्फेट। लो देखो, जिनकी वेरिएबल संयोजकता थी, आप सबको पता है कि फेरस किसको बोला था, फेरस मैंने बोला था Fe+2 को, +3 होता तो फेरिक बोलता, और सल्फेट किसको बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं सल्फेट SO4-2 को। दोनों को आप सिंगल रूप में काट भी सकते हो, प्लस एक एक हो गए, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा FeSO4। लेकिन अगर आप मुझसे पूछा जाए, अगर मैं फेरिक सल्फेट लिखता, फेरिक सल्फेट, तब आप क्या करते दोस्तों, तब आप क्या करते दोस्तों, मैं दूसरा पेन ही यूज ले लूं दोस्तों, हाँ, फेरिक सल्फेट, ये लिख दिया फेरिक सल्फेट, तब आप क्या करते, Fe, अगर फेरस को, फेरिक की बात करूं, इसको क्या लिखते, तो आप इसको लिखते Fe+3, और ये क्या होता SO4-2, इधर उधर करते तो क्या लिखते फॉर्मूला Fe2, ये दो इधर आ गया, और SO4 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट होता। ठीक है, और देख लो एक दो और, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे ये कहें जिंक कार्बोनेट, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप सबको पता है कि जिंक को क्या लिखते हैं Zn, इस पर कितना आवेश +2, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं CO3, बार बार आ रहे हैं दोस्तों, अभी भी नहीं समझो, -2 कैंसिल हो गया, एक एक बच गया, फॉर्मूला क्या बना, ZnCO3 बना। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगली बात और सुन लो, एक और लिख देता हूं, अगर मैं बात करूं, ये लिख दिया, चलो कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आएगा जब मैं यूज लिखवाऊंगा बहुत, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखोगे इसका, आप सबको पता है कैल्शियम को क्या लिखते हैं Ca+2, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं CO3-2, 2 से 2 एक एक रह जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CaCO3। सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है। ऋषिकेश मीना, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो आप, पढ़ाई पे ध्यान दो जितना हो सके दोस्तों। एक और लिख देता हूं लास्ट एंड फाइनल, अगर कहे आपसे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस बोला है, क्यूप्रस का मतलब, क्यूप्रस क्या होगा, Cu होगा +1, क्लोराइड का मतलब -1, तो इसका क्या होगा CuCl होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड होता CuCl2 हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों आज कितने फॉर्मूले मैंने आपको बनवा दिए हैं, ये फॉर्मूले हमेशा याद रखो। धनमूलक मेन काम क्या है, मेन काम आप ये कहोगे सर फॉर्मूले तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमको उनके आवेश पता हो तो आवेश याद रखो दोस्तों, जितने बताए हैं उतने आवेश आपको पता होना चाहिए। तो आज लोगों के थोड़े से नेट भी खत्म हो रहा है, बहुत सी चीजों, CuCl2, कविता मीना जी CuCl2 होता कब, जब वो क्यूप्रिक क्लोराइड होता। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं क्यूप्रिक क्लोराइड और लिखता कैसे, इस तरीके से क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक ना, क्यूप्रिक क्लोराइड लिखता, ये लो है ना, क्यूप्रिक लिखता, क्यूप्रिक में क्या होता, ये Cu+2 होता और क्लोराइड क्या होता -1, ये CuCl2 होता है, वो क्या सा क्लोराइड होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यही चीजें तो मैंने आपकी गलती बता दी है कि आप इन चीजों की गलती करते हो, तो ये मैंने आज आपको बता दिया है फॉर्मूले। तो ये शुरू में ही लगेगा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, फिर तो आपके याद करने की चीजें रह जाएंगी केमिस्ट्री में, ये तो समझने वाली चीज है जो आप पढ़ते नहीं हो, जो मैंने आज समझा दी है। उसके बाद तो एक टॉपिक, अब तुम्हारे एक टॉपिक और आएगा समझने वाला, उसके बाद तो फिर याद करने वाला रह जाएगा, डायरेक्ट रटना पड़ेगा आपको। तो मैं बहुत सी चीजें बताते जाऊंगा, तो अब कल ही क्लास लूंगा आपकी, आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि दोस्तों
आज बहुत सी लोगों को क्वालिटी वाला इश्यू था, तो मैं आज बात कर लूंगा क्या क्वालिटी क्यों ज़्यादा आ रही है, देखते हैं और हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेहनत कर दिए। अगर मैंने लिखवाए उनके अलावा आप भी बना के देख सकते हो। आपकी बुक में जितने भी फॉर्मूले अब आपको लिखे मिले तो वो देखो क्या सही लिख रहा है, क्या ऐसे सोचो सही लिख रहा है क्या, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ऐसे लिख रहा है, ये सही बात है। तो आज आपको ये भी पता चल गया फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। अगली बार मैं इनके उपयोग लिखवाऊंगा, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, तो आप इस बात को समझते चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद मेरे दोस्तों आज की क्लास के लिए।